फिल्म की शुरुआत एक नोट से होती है जिसमें लिखा होता है कि कोल्ड वॉर में अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच युद्ध हुआ और इस युद्ध में सोवियत यूनियन के पास एक सीक्रेट फैसिलिटी थी जिसमें एक प्रोजेक्ट माइंड ब्लोन पर काम किया जाता था। उस प्रोजेक्ट में साइंटिस्ट उन इंसानों पर टेस्ट करते थे जिनके पास टेलीकिनेटिक शक्ति होती थी, लेकिन युद्ध के बाद सोवियत यूनियन को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा जिसके कारण इस फैसिलिटी को बंद कर दिया गया। पर अब उस फैसिलिटी को अमेरिका की टॉप सीक्रेट एजेंसी चलाती है, जिसके बाद हमें एक टेलीकिनेटिक शक्ति वाली फीमेल जेनिफर को दिखाया जाता है जो अपने बचपन का सपना देख रही होती है जिसमें वो अकेले मोजावे रेगिस्तान में होती है। और तभी वहाँ एक ट्रक ड्राइवर आकर उससे कहता है कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। लेकिन जेनिफर उससे डरकर चिल्लाने लगती है और फिर वो आवाज इतनी तेज होती है कि ड्राइवर वहीं दम तोड़ देता है, जिसके बाद वो वहाँ से आगे बढ़ जाती है। पर तेज धूप के कारण उसे बहुत प्यास लग जाती है, जिस पर फिर वो अपनी शक्ति से वहाँ एक बादल बना देती है और फिर उस बादल से हो रही बारिश का पानी वो पीने लगती है, जिसके बाद वो अपने सपने से बाहर आ जाती है। जेनिफर अब वहाँ से अपने साथियों के पास आती है जिनमें रूबन, क्लाइव, रिक और गैटी है, जो सभी उसी प्रोजेक्ट माइंड ब्लोन के लिए काम करते हैं, जिस प्रोजेक्ट को यूएस का एक कर्नल चलाता है। दरअसल सभी इस प्रोजेक्ट में इसलिए साथ दे रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि फैसिलिटी वाले इनकी शक्तियों का प्रयोग लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं, क्योंकि सभी अपने शक्तियों से आंधी, तूफान, बारिश, बिजली तक बरसा सकते हैं, जिससे जहां बारिश की कमी होगी वहां इनकी शक्तियों से बारिश हो जाएगी और जरूरत पड़ने पर वो दुश्मनों के पूरे बेस को भी उड़ा सकते हैं। अब वो सभी कर्नल के पास आते हैं जो उन्हें एक जगह के बारे में बताता है जहाँ वो अपनी शक्तियों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। कर्नल कहता है कि यहाँ तुम्हें अपनी शक्तियों से तूफान लाना है और तभी वहाँ यूएस का जर्नल आ जाता है जो ये देखने आया होता है कि प्रोजेक्ट का काम कैसे चल रहा है। अब कर्नल जेनिफर को एक टेबल पर बिठाकर सभी को एक पॉड के अंदर जाने को कहता है और जेनिफर के सिर पर एक डिवाइस लगाया जाता है, क्योंकि जेनिफर सबसे ज्यादा शक्तिशाली है जो सभी की शक्तियों को नियंत्रित करके उन्हें गाइड करती है कि हमला कहाँ और कैसे करना है। अब सारी चीजें चेक करने के बाद मशीन को चालू कर दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक आदमी नेम एडम, जिसके पास भी टेलीकिनेटिक शक्ति है, वो बेचारा खुद इस शक्ति से अनजान होता है। पर जब उसकी माँ गाड़ी ठीक कर रही होती है ये तभी अचानक गाड़ी स्टैंड से हटकर एडम की माँ पर ही गिरने वाली होती है, पर वो समय रहते अपने दोनों हाथ गाड़ी की तरफ करता है जिससे गाड़ी उड़कर दूर चली जाती है, जिसे देख वो और उसकी माँ एकदम हैरान हो जाते हैं। अब एडम एक रेस्टोरेंट के पास आता है और तभी उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती है जिससे उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, इसलिए वो तुरंत रेस्टोरेंट के अंदर आकर बैठ जाता है। इधर जेनिफर और बाकी टारगेट सेट करके हमला कर देते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से सैटेलाइट सिग्नल में गड़बड़ी होने के कारण उनका निशाना चूक जाता है और वो तूफान सीधे एडम के शहर की तरफ बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ रेस्टोरेंट के बाहर भी तूफान आ जाता है, इसलिए रेस्टोरेंट ओनर कैसी की बेटी जेमी तुरंत रेस्टोरेंट के बाहर आ जाती है क्योंकि उसने अपनी गाड़ी की विंडो को खुला छोड़ दिया था। पर तूफान तेज होने के कारण जेमी वहीं फंस जाती है, इसलिए फिर कैसी और एडम जेमी को बचाने रेस्टोरेंट के बाहर आते हैं। और एडम जैसे ही जेमी को बचाने उसके पास जाता है, दुर्भाग्य से वो तूफान जेमी को अपने चपेट में ले लेता है, जिससे कैसी रोने लगती है। वहीं उस तूफान से बिजली भी निकल रही होती है जिसके चपेट में आकर कई लोग मारे जाते हैं। इधर सारे टेलीकिनेटिक्स अपने पॉड से बाहर आकर कहते हैं कि हमसे गलती हुई है, तुरंत मशीन को बंद कर दो, जिस पर तुरंत मशीन को बंद कर दिया जाता है। अब न्यूज से उन्हें पता चलता है कि मोजावे रेगिस्तान के पास बहुत भयंकर तूफान आया जिसमें कई लोगों की मृत्यु हो गई, जो सुनकर जेनिफर को बहुत सदमा लग जाता है कि ये हमने कर दिया, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमारी वजह से कई सारे मासूम लोगों की जान चली गई। पर मैंने वहाँ एक इंसान के प्रेजेंस को महसूस किया जिसके पास हम सबसे ज्यादा शक्ति है। पर कर्नल उसे समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है और तुम अपने आप को भी दोष मत दो, ये तुम्हारी गलती नहीं है। लेकिन जेनिफर उदास होकर वहाँ से चली जाती है। आप सभी टेलीकिनेटिक्स एक कमरे में होते हैं जहाँ कर्नल आकर उन सभी से कहता है कि तुम्हें कल और ज्यादा अभ्यास करना है, इसलिए तब तक तुम लोग यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। जिस बात पर जेनिफर को थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए कर्नल के जाने के बाद वो सभी से कहती है कि मुझे कर्नल पर कुछ गड़बड़ लग रही है, हमें उस पर नजर रखनी पड़ेगी। इसलिए अब रात को जेनिफर सभी से छुपकर फैसिलिटी से निकल जाती है ताकि वो एडम के पास जा सके। अब वो फैसिलिटी से बाहर आ जाती है जहाँ वो अपनी शक्तियों से एडम का पता लगा
उठाकर उसके पास पहुंच जाती है, लेकिन वो उसे नहीं पहचानता और तभी उसके सिर में अचानक से दर्द शुरू हो जाता है, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाता है। फिर अगले दिन सैन फ्रांसिस्को शहर पर भयंकर तूफान आ जाता है, जिससे वो शहर पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। वहीं एक बिल्डिंग में एडम और जेनिफर छिपे होते हैं, जहाँ जेनिफर उसे उसकी शक्ति के बारे में बताती है कि तुम भी हम जैसे हो, लेकिन तुम्हारी शक्ति हमसे ज्यादा है। वो फिर उसे खुद पर फोकस करने को कहती है और जब एडम ऐसा ट्राई करता है तो वो अपने हाथों से ही जेनिफर को दूर ढकल देता है, जिससे वो खुद हैरान हो जाता है। इधर जनरल कर्नल से कहता है कि तुमने पूरा शहर क्यों बर्बाद कर दिया, जिस पर कर्नल उसे एडम की फोटो दिखाकर कहता है कि ये जेनिफर के साथ है और दोनों ने मिलकर ऐसा किया। पर जनरल जवाब देता है कि मैं कुछ नहीं जानता, अब इस मशीन को फिर से चालू मत करना और तुम में से कोई भी इस फैसिलिटी के बाहर नहीं जाएगा जब तक मैं उन दोनों को पकड़ ना लूं, क्योंकि उनकी वजह से लोगों को इस फैसिलिटी के बारे में पता चल गया है। इसलिए जनरल तुरंत 6 सोल्जर्स को तैयार करते हैं जो जेनिफर और एडम को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाएंगे। इधर जेनिफर और एडम उसी बिल्डिंग में होते हैं और तभी जेनिफर को आभास हो जाता है कि सोल्जर्स यहाँ आ रहे हैं, इसलिए दोनों बिल्डिंग से बाहर भागने लगते हैं और तभी उन्हें एक सोल्जर पकड़ लेता है और फिर उन पर गोली चलाने लगता है। लेकिन एडम अपनी शक्तियों से एक शील्ड बना देता है, जिससे उन पर गोली का कोई असर नहीं होता और जेनिफर अपनी शक्तियों से उस सोल्जर को मार देती है। पर तभी सारे सोल्जर्स उन्हें पकड़ लेते हैं, लेकिन फिर जेनिफर और एडम दोनों अपनी शक्तियों को मिलाकर वहाँ बिजली ले आते हैं, जो सभी सोल्जर्स पर सीधे गिरती है, जिससे सभी मारे जाते हैं। और वहीं फैसिलिटी में कर्नल सभी टेलीकिनेटिक से कहता है कि जेनिफर को जल्दी हमें रोकना होगा, वरना वो एडम के साथ मिलकर दूसरे शहर को भी बर्बाद कर देगी, क्योंकि वो दुश्मनों के साथ मिल गई है। पर गर्टी कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकती, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। जिस पर फिर रिक कहता है तो क्या हमने सैन फ्रांसिस्को को बर्बाद कर दिया? हमारे पास तो इतनी शक्ति नहीं है कि हम शहर को बर्बाद कर सके। इसलिए फिर कर्नल कहता है कि हमें फिर से मशीन चालू करना होगा ताकि हम पता लगा सके कि जेनिफर अभी कहाँ है और उसका अगला प्लान क्या है। दूसरी तरफ जेनिफर एडम के सिर पर हाथ रखकर उसे अपना बचपन दिखाती है, जिसमें जब वो छोटी थी तो वो अपने पिता के साथ कार में बैठकर कहीं जा रही थी और बैठे बैठे वो गाना गाने लगती है, जिस पर उसके पिता उसे गाना गाने से मना करते हैं, लेकिन जेनिफर उनकी बात को अनदेखा कर देती है, जिसके जवाब में फिर वो उस पर चिल्लाने लगते हैं और इसी बीच कार का दुर्घटना हो जाता है, जिसमें उसके पिता की मृत्यु हो जाती है, जिस सदमे के कारण वो काफी परेशान रहती है। पर तभी एडम को अजीब विजन आने लगते हैं, जिसके बाद वो दोनों अपनी शक्तियों को एक साथ मिलाते हैं, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि कर्नल ने सभी टेलीकिनेटिक्स के साथ उस मशीन को चालू कर दिया और जेनिफर की जगह पर क्लाइव बैठा होता है, लेकिन वो ज्यादा एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पाता, जिसके कारण सिस्टम शट डाउन हो जाता है। पर वो जेनिफर की लोकेशन मालूम करने में सफल रहता है। दूसरी तरफ जेनिफर और एडम एक खाई के पास खड़े होते हैं, जहाँ सामने लॉस एंजलिस शहर होता है और तभी शहर में तूफान उठने लगता है, जिसमें पूरा शहर बर्बाद हो जाता है। इसलिए वो दोनों भी उस तूफान से बचकर वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन अब वहाँ हेलीकॉप्टर भी आ जाता है, जिसमें सारे टेलीकिनेटिक्स और कुछ सोल्जर्स होते हैं जो जेनिफर और एडम को ही ढूंढने आए थे। वहीं तूफान के कारण जेनिफर पर एक बड़ा सा पेड़ गिर जाता है, जिसे एडम अपनी शक्तियों से पेड़ को हवा में उड़ाकर दूर फेंक देता है और जेनिफर को बाहर निकाल लेता है, जिसके बाद वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। आप टेलीकिनेटिक्स भी हेलीकॉप्टर से जमीन पर आकर उन्हें ढूंढने लगते हैं और तभी कुछ सोल्जर्स जेनिफर और एडम के पास आ जाते हैं, लेकिन वो दोनों उन्हें अपने शक्तियों से मार देते हैं। अब उनके सामने क्लाइव आ जाता है, जो उन्हें सरेंडर करने को कहता है और ना करने पर वो उन्हें अपनी शक्ति से मारने की धमकी भी देता है। पर तभी वहाँ गर्टी आ जाती है, जो क्लाइव को समझाती है कि जेनिफर ये सब नहीं कर रही है। पर अब वहाँ रिक आकर उनसे कहता है कि इसने लाखों लोगों की जान ली है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। और इतना कहते ही वो उस पर हमला करने लगता है, लेकिन गर्टी अपनी शक्ति से वहाँ शील्ड बना देती है, पर वो शील्ड रिक की शक्ति के सामने नहीं टिक पाती और फिर रिक उसे अपनी शक्तियों से राख में बदल लेता है। पर जैसे ही अब वो जेनिफर पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ रूबेन आ जाता है, जो रिक पर अपनी बिजली वाली शक्ति से हमला करके उसे दूर फेंक देता है। और फिर वो क्लाइव को समझाता है कि जेनिफर ये सब नहीं कर रही है, लेकिन वो फिर भी नहीं मानता और फिर जमीन से एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उनकी तरफ फेंकता है। पर समय रहते जेनिफर और एडम अपनी शक्तियों से उस पत्थर को क्लाइव के ऊपर ही गिरा देते हैं, जिससे उसकी
जिसकी वहीं मृत्यु हो जाती है। अब वहीं फैसिलिटी में कर्नल जेनिफर की जगह बैठ जाता है और डिवाइस खुद के सिर पर लगाकर मशीन चालू कर देता है और तूफान को व्हाइट हाउस पर सेट कर देता है। दरअसल उसने सारे टेलीकिनेटिक्स की शक्तियों से बनने वाली एनर्जी की क्लोन फ्रीक्वेंसी बनाकर स्टोर करके पहले से ही रखा होता है और उस एनर्जी के कुछ हिस्से को अपने शरीर के अंदर डाला होता है, जिसकी मदद से उसके पास सारे टेलीकिनेटिक्स की कुछ शक्तियां आ गई है और इसी एनर्जी से उसने मशीन को व्हाइट हाउस पर सेट कर दिया है ताकि प्रेसिडेंट इसमें मारा जा सके। इधर जेनिफर और बाकी हेलीकॉप्टर में होते हैं, जहां जेनिफर एक सोल्जर के सिर को छूती है जिससे उसे कर्नल के बारे में पता चल जाता है, इसलिए वो तुरंत सबके साथ फैसिलिटी के लिए निकल जाती है। हाँ, फैसिलिटी में जनरल कर्नल से वीडियो कॉल करके कहता है कि मुझे सब कुछ पता चल गया है कि तुम कौन हो। मैंने डेटा चेक किया जिससे मुझे पता चला कि तुम सोवियत यूनियन से हो और युद्ध में हुए नुकसान का बदला लेने के लिए ये सब कर रहे हो। वहीं इतना नहीं कि जब भी कभी कहीं तूफान आया तो तुम्हारी मशीन चालू रहती थी। टेलीकिनेटिक्स तो बस एक मोहरा थे तुम्हारे लिए, जिनकी आड़ में तुमने कई शहरों को बर्बाद कर दिया, इसलिए अब मैं तुम्हें कुछ भी बर्बाद करने नहीं दूंगा। जिस पर कर्नल जवाब देता है कि तुम अब कुछ नहीं कर सकते, मैं पूरे अमेरिका को बर्बाद कर दूंगा। और इतना कहने के बाद वो कॉल कट कर देता है। इधर जनरल अपनी असिस्टेंट से कहता है कि तुरंत व्हाइट हाउस को खाली करने का संदेश भेजो। वहीं इधर जेनिफर, एडम और रूबेन तीनों फैसिलिटी के अंदर आ जाते हैं। जेनिफर और एडम दोनों मशीन को बंद करने उसके पास जाते हैं और रूबेन कर्नल के पास आकर उस पर हमला करने लगता है, लेकिन कर्नल भी अपनी शक्तियों से उस पर वार करके उसे दूर फेंक देता है। इधर जेनिफर और एडम मशीन को बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उससे बंद नहीं होती, इसलिए वो रूबेन को बचाने उसके पास आते हैं, जहां कर्नल जेनिफर से कहता है कि मेरे पास सबकी शक्तियों का कॉम्बिनेशन है, लेकिन तुम्हारी और एडम की नहीं, क्योंकि मैं एडम से पहली बार मिल रहा हूँ और तुमने आज तक अपनी पूरी शक्तियों का प्रयोग ही नहीं किया, जिससे क्लोन एनर्जी भी नहीं बन पाई। वो ये भी धमकाता है कि तुम अब कुछ नहीं कर सकते हो, यदि तुमने मुझे मार भी दिया तब भी मशीन चालू रहेगी, क्योंकि मैंने उसे ऑटोमेटिक मोड पर सेट कर दिया है। इसलिए अब वो फैसिलिटी को तोड़ने लगता है, जिस पर तीनों समय रहते फैसिलिटी के बाहर आ जाते हैं और फैसिलिटी के बर्बाद होने पर कर्नल की भी मृत्यु हो जाती है। लेकिन तूफान व्हाइट हाउस तक पहुंच चुका होता है, जिससे काफी तबाही हो जाती है। पर पूरा वॉशिंगटन डीसी बर्बाद होने से पहले जेनिफर और एडम दोनों एक दूसरे की शक्ति को मिलाकर तूफान को रोकने की कोशिश करते हैं, जिसमें भाग्य से वो सफल हो जाते हैं और तूफान थम जाता है। अब तूफान थम जाने से वो काफी खुश होते हैं, पर तभी वहाँ रिक आ जाता है, जो पीछे से रूबेन पर हमला करके उसे राख में बदल देता है, जिससे जेनिफर काफी दुखी हो जाती है। वो उसे समझाती है कि मैंने कुछ नहीं किया, ये सब कर्नल ने किया है, जिस पर वो जवाब देता है कि मुझे फैसिलिटी से मतलब नहीं है, मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं भगवान बन सकता हूँ, पर इसके लिए मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। और इतना कहते ही वो उन पर हमला करने लगता है, लेकिन फिर जेनिफर अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करके रिक को राख में बदल देती है। इसके बाद फिर मूवी के आखिरी सीन में प्रेसिडेंट अमेरिका के लोगों से कह रहे होते हैं कि हमारे शहर पर बहुत बड़ा तूफान आया था, हमें लगता है कि ये आतंकवादी संगठन ने किया है, पर वहीं ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है और उम्मीद है कि जितना हुआ है उसकी हम जल्दी भरपाई कर लेंगे। अब इस वीडियो को देख जनरल कहता है कि जिन्होंने उस तूफान को बंद किया वो कभी लोगों के सामने नहीं आ पाएंगे, पर उम्मीद है वो हमेशा देश की हर खतरे से रक्षा करते रहेंगे। और ये लाइन कहते ही मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।